आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत नीति प्रतिष्ठान इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का आज की इस वेबिनार में स्वागत है। आज की वेबिनार का विषय हमने रखा है स्वतंत्र भारत में चुनाव आयोग की भूमिका, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज के हमारे वेबिनार के वक्ता श्री ओम प्रकाश जी रावत हमसे जुड़ चुके हैं। मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से रावत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कृतज्ञ हैं आपने आज समय दिया, और विशेष इसलिए भी कि आप अभी अमेरिका में हैं और आप बता रहे हैं कि आप अभी अमेरिका के जिस शहर में हैं वहाँ -12 डिग्री का तापमान है, सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं। लेकिन रावत जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस वेबिनार को एड्रेस करने के लिए आपने अपना आशीर्वाद दिया है और आपने समय दिया है। आपका आभारी हूं। श्री ओम प्रकाश जी रावत 1977 के बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। आप जैसा हम सभी जानते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आप रहे, 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त आप थे, और उससे पहले आपने चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया। रावत जी की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। वहां से आपने बीएससी और एमएससी फिजिक्स में किया। इसके अलावा आपने बाद में आईएएस की सेवा करते हुए यूके से आपने एक और एमएससी किया सोशल डेवलपमेंट प्लानिंग का में, और आप आईएएस अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश कैडर में रहे, जहां आप नरसिंहपुर और इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे। उसके अलावा आप नर्मदा विकास परियोजना में आप वाइस चेयरमैन रहे, और इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न अपने लंबे कैरियर में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर, एक्साइज कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे अनेक पदों पर आपने काम किया। और जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट थे मध्य प्रदेश सरकार में, तब आपको प्रधानमंत्री की तरफ से पुरस्कृत किया गया कि आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 उसके उत्कृष्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने जो काम किया था, उसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। इसके बाद आप केंद्र में आपने काम किया। केंद्र में आप डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आपने काम किया, और लोक उद्यम विभाग में आप सचिव रहे, पब्लिक एंटरप्राइज सेक्रेटरी के रूप में आप रहे। वहीं से आपने 2013 दिसंबर में आपने रिटायरमेंट लिया, और 2015 अगस्त में आपको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और उन चुनाव आयुक्त के जब आप चुनाव आयुक्त थे उस समय ज्योति जी मुख्य चुनाव आयुक्त बने, और जब ज्योति जी का टेन्योर पूरा हुआ तो 2018 की जनवरी में 21 जनवरी को श्री रावत जी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए, और पूरे 1 वर्ष तक आप मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया। आपके जो चुनाव आयोग में जो आपका कार्यकाल था उसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ, उसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। इसके अलावा बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरल है, वेस्ट बंगाल है, पौंडीचेरी है, आसाम है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश। ये सब विधानसभाओं के चुनाव भी आपके चुनाव आयोग में रहते हुए, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए हुए। और आज हमारा सौभाग्य है कि जब हम स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता की जो हमारी प्रगति है, और स्वतंत्र भारत का आज जो विश्व स्तर पर एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के रूप में जो पहचान है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे चुनाव आयोग की है। तो हम निवेदन करेंगे रावत जी से कि ये जो अब तक की प्रगति यात्रा है चुनाव आयोग की, और स्वतंत्र भारत में चुनाव आयोग ने जो भूमिका अदा की है,
जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में आप हमारा मार्गदर्शन करें, और चुनाव आयोग में जो बदलाव हो रहे हैं और भविष्य के लिए तकनीकी रूप से भी जो विकास हो रहा है और मतदाताओं के लिए और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, लोकतंत्र को और, जिसे हम कह सकते हैं कि पारदर्शी बनाया जा रहा है चुनावी प्रक्रिया को, और ज्यादा से ज्यादा उसमें भागीदारी हो सके। तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या के देश में, जहां बहुत बड़े समय तक अशिक्षा रही है, बहुत व्यापक स्तर पर गरीबी रही है, ऐसे विशाल जनसंख्या के देश में बार बार चुनाव करवाना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर 3-4 महीने में कोई ना कोई चुनाव आ ही जाता है इस देश में। तो ये चुनाव आयोग की एक, और अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक अचंभा होता है जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो ये एक अद्भुत अनुभव है, और हम रावत जी से सुनना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की अब तक की जो यात्रा है वह क्या है, कैसी रही है, आपके कार्यकाल में क्या क्या और बदलाव हुए, और आगे के लिए चुनाव आयोग का क्या विजन है, उन सब के बारे में हम सुनना चाहेंगे। रावत साहब से निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। श्री ओम प्रकाश जी रावत। धन्यवाद कुलदीप जी। सभी सम्माननीय प्रतिवादियों को मेरा सादर नमस्कार। आजादी के बाद जो चुनाव आयोग का काम रहा है उसके बारे में दो लोगों ने कहा है। तो पहला डॉक्टर रामचंद्र गुहा, इन्होंने 2017 में बताया कि आजादी के 70 वर्ष बाद यदि हमारा देश किसी बड़ी उपलब्धि पर गर्व कर सकता है, उसका बखान कर सकता है, तो वो है सतत फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस का संपादन। बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, वो अब नहीं रहे, उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2017 के अपने उद्बोधन में, जहां पर कि इंटरनेशनल एजेंसीज और बहुत से देशों के मुख्य चुनाव आयुक्त भी उपस्थित थे, कहा कि चुनाव आयोग में इस तरह के निर्भीक और निष्पक्ष आयुक्त कहीं स्वर्ग से नहीं आते, ये हमारी सिविल सर्विस से आते हैं, और जब ये सिविल सर्वेंट के रूप में काम करते हैं तब तत्कालीन सरकार, तत्कालीन अपने मंत्री, उनके आदेशों पर, उनकी नीतियों पर वो पूरे क्षमता के साथ, पूरे लगन के साथ क्रियान्वयन करते हैं। और यही जब बाद में चुनाव आयोग में आते हैं तो वो ये सुनिश्चित करने में जरा भी चूक नहीं करते कि कानून और नियम का पालन करने में कोई भी राजनीतिक नेता, कितने भी बड़े कद का क्यों ना हो, वो कोई भी चूक ना करे, और अगर करे तो उसको, उसके बारे में जो भी व्यवस्था है उसको भुगतना पड़े। ये काफी हद तक समराइज करता है कि चुनाव आयोग की भूमिका कैसी रही है। अब मैं शुरू करूंगा सबसे पहले चुनाव में, जो 51-52 में हुआ था, और उस समय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। उस समय तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव होते थे उसमें मात्र 4 करोड़ वोटर होते थे, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। बहुत सी क्वालिफिकेशंस थी, प्रॉपर्टी हो या ये हो या वो हो, टैक्स देने वाला हो, सिर्फ वो लोग वोटर होते थे। और 4 करोड़ वोटर ही जो है उस समय की असेंबलीज और सभाएं चुना करते थे। अचानक आजादी के बाद जब हुक्म मिला कि आपको चुनाव कराना है, तो उसके लिए जो वोटर लिस्ट बनानी थी उसमें अनुमान था कि 20 करोड़ के लगभग वोटर होंगे। और पाकिस्तान के विभाजन के कारण बहुत से लोग उस तरफ से आए थे जिनका कोई पता नहीं था, जो रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। तरह तरह की समस्याएं थी उस समय। लिटरेसी का लेवल 13% था, लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में उस समय तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन ने इसका बीड़ा उठाया और वोटर लिस्ट का संपादन किया, उसका प्रकाशन किया गया, और बिल्कुल सही समय पर 1952 में पहले चुनाव संपन्न हुए। इसके बारे में एक एनेक्डोट है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था जाते समय कि आप लोगों ने जो ये यूनिवर्सल सफरेज अपने संविधान में रख लिया है, इससे आपका देश जो है गर्त में चला जाएगा और चुनाव भी आप नहीं करा पाएंगे। उनको पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इलिटरेसी के कारण
बैलेट पेपर नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे लोग पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए हर कैंडिडेट के लिए एक बैलेट बॉक्स रखा जाता था। मतलब अगर किसी क्षेत्र में 10 कैंडिडेट खड़े हैं तो 10 बैलेट बॉक्स लेके टीम जाती थी उस पोलिंग स्टेशन पर, और जो स्लिप दी जाती थी वोटर को, वो स्लिप जिसके बैलेट बॉक्स में डाल दी जाती थी उसको वोट मिल जाता था। इस तरह से हमारे चुनाव 52 में और 57 में हुए। 57 के बाद ही बैलेट पेपर इजाद हुआ कि अब लोग पढ़ सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं और उनको वोट अपना अंकित कर सकते हैं। बैलेट बॉक्सेस बनाने तक की समस्या थी उस समय। कोई कंपनी हमारे यहाँ ऐसी नहीं थी जो बैलेट बॉक्सेस उस तरह के सुरक्षित हों, जो बना सके। उस समय गोदरेज को नामित किया गया और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक बहुत ही सिक्योर बैलेट बॉक्सेस उस समय बनाकर दिए, जिससे कि वो पहला चुनाव संपन्न हो पाया। 52, 57, 62 और 67 में चुनाव सारे एक साथ हुए, सारे असेंबलीज के और पार्लियामेंट के। लेकिन उसके बाद कार्यकाल से पहले ही कुछ हाउसेस डिसॉल्व हो गए और तब से फिर ये प्रक्रिया अलग अलग हो गई। और जैसा कुलदीप जी ने कहा कि पूरे 5 साल तक चुनाव चलते रहते हैं, वैसी ही स्थिति बनी हुई है। बात जरूर हुई थी कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिए थे कि संविधान और कानून में संशोधन कर दिए जाएं और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दिया जाए तो ये कराए जा सकते हैं, वो व्यवस्थाएं अभी नहीं होने से अभी भी लगातार अलग अलग चुनाव होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने फिर जब देखा कि पहले तो एक ही पार्टी का शासन चल रहा था और कोई ज्यादा वाद विवाद और डिस्प्यूट्स नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक चेतना बढ़ने से ऐसा लगा कि अब पार्टियों में विभाजन भी होना शुरू हो गया है और उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो चुनाव आयोग ने ही एक कानून बनाया जिसको कहते हैं सिंबल्स एलोकेशन ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 1961, और उसमें ये प्रावधान किया कि अगर किसी पार्टी में 2 फाड़ होते हैं, 3 फाड़ होते हैं, तो उनको तय करने में इलेक्शन कमीशन किस किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी और किस तरह से उनमें सिंबल किसको दिया जाएगा, असेट्स किस तरह जाएंगे, उसके बारे में निर्णय करेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद इसका उपयोग जो है, आपको याद होगा कि जब सबसे बड़ी नेशनल पार्टी उस समय थी राष्ट्रपति चुनाव के बाद, उस समय जब दो उसमें विभाजन हुआ तब इसका उपयोग हुआ और उस समय जो निर्णय दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट तक ने अपहोल्ड किया। इसके बाद एक 1977 में एक बहुत अच्छी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आई जिसने इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। ये था MS गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कोई ऐसी चुनौती चुनाव कराने के समय आए इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जिसके बारे में कानून में कोई प्रावधान ना हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा कि वो उन्हें शक्ति दे और वो उससे निपट पाए, बल्कि वो जो भी व्यवस्था बनाएगा ताकि चुनाव समय पर संपन्न हो सके, वो व्यवस्था कानून सम्मत मानी जाएगी। इसको प्लेनरी पावर कहा गया बाद में, और इसके तहत कई बार उपयोग करके इलेक्शन कमीशन ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और अभी भी इसका उपयोग करके इलेक्शन कमीशन कई बार पेचीदा मामलों को हल करके इलेक्शन संपन्न कराने में सफल रहा है। इसके बाद देखा गया कि काउंटिंग में, मतदान में काफी परेशानी होती है, बूथ कैप्चरिंग बढ़ती जा रही है, बाहुबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए रिसर्च एजेंसीज BEL वगैरह को अधिकृत किया कि आप ऐसा बनाइए कि जिसमें इन सब चीजों को हम रोक सकें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब बन गई तो उसको इलेक्शन कमीशन ने बिना कानून में बदलाव हुए, इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को कि आप बदलाव कर दीजिए, लेकिन नहीं हुआ और उन्होंने एक क्षेत्र में केरल में उसका उपयोग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। एक ही फैसला ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पावर्स हैं, लेकिन अगर कानून में प्रावधान है कि बैलेट से चुनाव कराए जाएंगे तो आपने ये कैसे कर लिया, अगर प्रावधान नहीं होता तो आप कर सकते थे।
अतः इलेक्शन कमीशन ने फिर ईवीएम का उपयोग जो है वो 98 में ही फिर पायलट रूप में शुरू किया और 2001 से पूरे चुनाव के लिए शुरू किया। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण वाटरशेड मोमेंट आया टीएन शेषन साहब का, जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स अनलेश किए, ऑब्जर्वर्स बनाए, कानून में ऑब्जर्वर्स के पावर्स डिफाइन की गई, वोटर आईडी कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई, फाइनेंशियल सीलिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर वो लाई गई, और इतने अधिक रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू किए कि तत्कालीन सरकार ने फिर इलेक्शन कमीशन को एक सदस्यीय ना रख के 3 सदस्यीय बनाने का फैसला किया और 1993 में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए, और उसके बाद ये कानून भी बनाया कि किस तरह से वो कार्य संपन्न करेंगे। उस कानून में ये रखा गया कि सामान्यतः इलेक्शन कमीशन अपने फैसले सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से लेगा, लेकिन जहां सर्वसम्मति संभव नहीं होगी वहां मेजॉरिटी शैल प्रिवेल, मतलब जो बहुमत होगा 3 में से 2 जिस तरफ होंगे वो फैसला माना जाएगा। इन परिवर्तनों के साथ जब ईवीएम से चुनाव हुए 98, 99 और उसके आगे, तो शुरू में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बल्कि काउंटिंग का समय कम हो गया और बहुत जल्दी चुनाव होने लगे, सिस्टमेटिक भी हो गए। लेकिन फिर लोगों को लगा कि इससे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसे हैक किया जा सकता है, और 2009 के चुनाव के बाद तो काफी इस पर वाद विवाद हुआ, एक पुस्तक भी छापी गई। इसमें उस समय इलेक्शन कमीशन ने जो भी व्यवस्थाएं की, उसके बाद धीरे धीरे ये मामला शांत हुआ, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पता नहीं चलता वोटर को कि वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक लाल डॉट की बिजली जलती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था करिए कि उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सके कि उसका वोट सही जगह सही कैंडिडेट को जा रहा है। इसलिए फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन का फॉर्मुलेशन हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ने पहले पायलट के रूप में कुछ क्षेत्रों में लगाया, और बाद में 2017 से सारे चुनाव में यूनिवर्सली हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट मशीन लगाने की व्यवस्था की। इसमें जब भी आप ईवीएम का बटन दबाते हैं जिस कैंडिडेट का, तो उसका नाम, उसका इलेक्शन सिंबल वीवीपैट की विंडो में आ जाता है, और वो 7 सेकंड तक आपके सामने रहता है, ताकि आप देख सकें कि आपका वोट इस आदमी को गया है, इस उम्मीदवार को गया है। और वो स्लिप कट के फिर उसी बॉक्स में गिर जाती है, ताकि आपके पास एक हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी हो जाता है, जिसको आप गिन सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक काउंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या उसमें कोई गलती की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो शेषन साहब ने एक व्यवस्था की थी कि जिस पोलिंग स्टेशन से नेताओं को वोट नहीं मिलते हैं, वो उस पोलिंग स्टेशन की जनता को विकास का लाभ नहीं देते, परेशान करते हैं। तो उन्होंने बैलेट पेपर मिक्सिंग करने के बाद काउंटिंग की व्यवस्था की थी। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक टोटलाइजर मशीन बनवाई कि भाई वही व्यवस्था रहनी चाहिए। तो टोटलाइजर मशीन बनी है 2009 से। लेकिन इलेक्शन कमीशन का हमेशा यह प्रयास रहा है कि जो भी इस तरह के रिफॉर्म हम लागू करें वो राजनीतिक दलों की सहमति से, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर ही करें, वैसे नहीं करें। टोटलाइजर पर हर बार ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग में सहमति नहीं बन पाई, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज इसके विरोध में रही, इसलिए टोटलाइजर मशीन अभी तक इलेक्शन में लागू नहीं हो पाई है। 2 चीजें और हुई। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज ने केरल मॉडल के आधार पर स्वयं सजेस्ट किया कि साहब ये बहुत इधर उधर शिकायत करनी पड़ती, कुछ होता नहीं है, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे प्रोफॉर्मा के अनुसार आप लागू करिए और इसको हम पालन करेंगे। तो सभी पार्टियों की सहमति से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की व्यवस्था हुई और 70 के दशक से लगातार अभी तक ये चल रही है। इसमें जो भी वायोलेशन होते हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि नोटिफिकेशन से लेके परिणाम घोषित होने तक कोई भी न्यायालय इलेक्शन प्रक्रिया में किसी भी तरह का दखल नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर कोई ग्रीवांसेस किसी की होती हैं, किसी कैंडिडेट की या किसी पार्टी की, तो उनके लिए एक माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। उसके संदर्भ में
इलेक्शन कमीशन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इस तरह के वायोलेशंस पर खुद निर्णय लेता है और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो कर सकता है और करता रहा है। शिकायतों के निराकरण के बारे में जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आया कि ज्यादातर शिकायतें 99.9% शिकायतें चुनाव के दौरान जो आती हैं वो आधारहीन होती हैं, सिर्फ कही सुनी बात के आधार पर होती हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता जो जमीन पर होता है वो उतना साधन संपन्न नहीं होता, लेकिन उसे अपने बॉस के सामने अपने नंबर बढ़ाने होते हैं तो वो इधर उधर से सुनकर कुछ भी शिकायत ऊपर बढ़ा देता है और उसके बाद वो पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा देती है। इसमें इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज का, मैन पावर का, सबका बहुत वेस्ट होता है। इसको ध्यान में रखते हुए 2018 में कर्नाटक चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अगर प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को हमें अपने देश में सुरक्षित रखना है तो हमें आम आदमी को एम्पावर करना होगा, उसे सशक्त बनाना होगा। इसलिए एक सिटीजन विजिलेंस, सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने इनॉग्रेट किया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अगर आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे तो कहीं भी चुनाव होगा, अगर वहां आप हैं और वहां आप देख रहे हैं कि कोई गलती गड़बड़ी किसी के भी द्वारा की जा रही है, तो आप उसका वीडियो या फोटो बना लीजिए और सिर्फ नीचे सबमिट बटन आता है उसको दबा दीजिए, तो वो सीधे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर, संबंधित चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन में अपने आप पहुंच जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये व्यवस्था की हुई है कि जैसे ही ये संबंधित अधिकारी के पास पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि 100 मिनट के अंदर वो उसको वेरीफाई कर लेंगे, मौका निरीक्षण कर लेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, एफआईआर, अरेस्ट, सीजर, जो भी कार्रवाई हो वो कर लेंगे और उस शिकायतकर्ता को इन्फॉर्म भी कर देंगे कि आपकी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई, वेरिफिकेशन में ये पाया गया और ये कर दिया गया है। इसने वोटर को बहुत सशक्त किया है और इलेक्शन कमीशन के रिसोर्सेज को बहुत बचाया है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 3 लाख के लगभग शिकायतें इस मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस पर आई और 95% से ज्यादा सच साबित हुई और उन पर एक्शन हुआ, जबकि पहले 99.9% शिकायतें आधारहीन होती थी और हमारी टीमें इधर उधर जाके जांच करके बता देती थी कि ये बेकार है और इतना हमारा वेस्टेज होता था, वो सब खत्म हुआ। तो ये जो सिटीजन एम्पावरमेंट हुआ है 2018 में, ये बड़ा क्रांतिकारी है, अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। अभी हाल ही में 2017 में ये देखा गया कि जो हमारे सर्विस वोटर हैं, जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके वोट बहुत कम गिने जाते हैं, 2%, 3%, उनकी भागीदारी इलेक्शन में बहुत कम, नगण्य के बराबर होती है। इसके लिए टाइम जिम्मेदार था कि यहाँ से पोस्टल बैलेट जब भेजते थे तो उसमें 15-20 दिन लग जाते थे, वहां से जब वो वोट डाल के भेजते थे तो उसमें 15-20 दिन लग जाते थे और काउंटिंग के बाद ही वो पहुंच पाता था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोजेक्ट दिया था सीडैक पुणे को कि आप कम से कम ऑनवर्ड जर्नी इलेक्ट्रॉनिक कर दीजिए इसकी, सेफ और सिक्योर, ताकि यहाँ से हम पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर को भेजें तो वो उसको तुरंत मिल जाए, फिर उसके पास पूरा 20-25 दिन हो जिसमें वो वोट डाल के अगर भेजेगा तो काउंटिंग के पहले पहुंच जाएगा और काउंट हो जाएगा। ये ई पोस्टल बैलेट 2017 के चुनाव में इनॉग्रेट किया गया और आपको आश्चर्य होगा कि हिमाचल और गुजरात के चुनावों में जब देखा इलेक्शन कमीशन ने कि सर्विस वोटर का पार्टिसिपेशन 65 से 67% हो गया, तो बहुत खुशी हुई कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो सेनाओं में जवान और लोग काम करते हैं उनकी भागीदारी चुनाव में हमने 2%, 3% से बढ़ाकर 65-67% ला दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न जर्नी भी इलेक्ट्रॉनिक हो, इसके लिए एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिस पर काम चल रहा है। उसके अलावा और भी कई तकनीकी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। ये इस पर्पस से किया गया है कि रिमोट वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग जो सुरक्षित हो, सभी के लिए विश्वसनीय हो, वो बनाई जा सके। तो चूंकि वन वे जर्नी तो प्रमाणित होगी कि उसमें कोई लूप होल नहीं, कुछ नहीं,
रिटर्न जर्नी भी अगर तकनीक बन जाती है, सुरक्षित बन जाती है, तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोग रिमोट वोटिंग की तरफ भी जा सकेंगे। तकनीक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन सब चीजों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए इतने प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किए हैं कि किसी भी तरह की कहीं भी चूक होने पर कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नगण्य है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे अभी फिर चुनाव हो रहे हैं, तो इस समय फिर वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। इतना ज्यादा उसमें सुरक्षा है कि पहले रैंडमाइजेशन होता है कि कौन सी वोटिंग मशीन किस राज्य में जाएगी, फिर राज्य में पहुंचकर रैंडमाइजेशन होता है कौन सी मशीन किस जिले में जाएगी, फिर जिले में रैंडमाइजेशन होता है और रैंडमली सिलेक्टेड ईवीएम कंस्टिट्यूंसी में जाने का लोकेशन होता है, और फाइनली कंस्टिट्यूंसी लेवल पर किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी ये तय होता है। इसके लिए किसी को पता नहीं रहता कि उसमें कौन सा बटन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस कैंडिडेट को जाएगा। जब बैलेट पेपर उसमें अपलोड होता है तो जिस तरह से कैंडिडेट्स का नाम देने के नियम बने हुए हैं उससे अपलोड होता है, ये भी पता नहीं होता है। उसमें कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है कि ये किसी मशीन से बात कर सके। लोग कहते हैं कि मोबाइल एसएमएस से, इससे उससे वो बदला जा सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता वो। और इसके बारे में जब ये सब व्यवस्थाएं की गई तो 2017 में बहुत हल्ला इसके बारे में हो रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने एक ईवीएम चैलेंज भी रखा 2 जून 17 को कि आप आइए किसी भी राज्य में, उस समय चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में हुए थे जो अभी चल रहे हैं, किसी भी जिले से, किसी भी कंस्टिट्यूंसी की किसी भी ईवीएम को लेकर आइए, हम आपको फोर्स भेजेंगे साथ में, आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको विश्वास हो कि ये हैक कर की जा सकती है, उसको लेके आइए और यहाँ पर रखिए और आप उसे हैक करके एक वोट भी इधर से उधर करके दिखाइए, तो हम मान जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेकार है। उस चैलेंज में कोई भी पार्टी नहीं शामिल हुई, बल्कि 2 पार्टियों के प्रतिनिधि आए तो उन्होंने पहले से ही कह दिया कि साहब हम इस चुनौती को करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने को और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हैं कि ईवीएम में क्या क्या सुरक्षा मानक हैं और किस तरह से ये काम करती है, ताकि हमारी जानकारी इसके बारे में बढ़े। उसके बाद ये मामला बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन समय समय पर लोग इसको उठाते रहते हैं। एक और बात मैं अंतिम रूप से कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में सारे इलेक्शंस को ग्रेड करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और सिडनी विश्वविद्यालय में अवस्थित टीम करती है। उसको कहते हैं इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए आपको एक टाइम सीरीज डेटा मिल सकता है कि हमारे इलेक्शन कहाँ पर हैं पूरे विश्व में, उनका क्या स्तर है। तो आप पाएंगे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं यूरोप के या कुछ और ऐसे देश हैं वो काफी ऊपर हैं, उनका स्कोर आउट ऑफ 100 करीब 80, 75 ऐसे है। भारत उसके 11 इंडिकेटर्स में से 9 इंडिकेटर्स में वो 75 और 80 के नजदीक ही है, मतलब वो टॉप पर है। लेकिन 2 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग 33-34% पर हैं, मतलब पासिंग मार्क्स पर हैं हमारे देश के हिसाब से। वो 2 हैं जिन पर बहुत काम करना बाकी है। पहला है कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी। जो पैसा है जो आता है पार्टियों के पास और जिस तरह खर्चा होता है उस पर ट्रांसपेरेंसी रखना ये बहुत जरूरी है और इसमें प्रयास करना बहुत जरूरी है। दूसरा है मीडिया इश्यूज, फेक न्यूज, कैरेक्टर असैसिनेशन, क्योंकि अचानक ही चुनाव के दौरान किसी ने कोई चरित्र हनन वाली खबर छाप दी, उससे उस व्यक्ति का तो नुकसान हो जाता है। बाद में भले ही आप एक्शन ले लें, मानहानि कर दें, कुछ भी कर दें, वो केस चलता रहेगा वर्षों, उसका कोई निराकरण नहीं हो पाएगा इस तरह से जिससे कि आपको न्याय मिल सके। इन 2 मुद्दों पर भारत के चुनाव का जो स्कोर है वो बहुत कम होने से हम लोग जो है 59 का स्कोर पर रहते हैं, मॉडरेट इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर रहते हैं। लेकिन वो भी काफी संतोषप्रद है और चूंकि इलेक्शन कमीशन इन दोनों इंडिकेटर्स पर काफी समय से काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से इसमें प्रगति कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इन पर भी हम लोग काफी आगे बढ़ सकेंगे। एक नया प्रोग्राम 2010-11 में चालू किया गया था
जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये लगा कि पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमें वो मतदाता जागरूकता लानी पड़ेगी, और ये प्रोग्राम चलाया गया। ये अब बहुत तेजी से चल रहा है, और इसका परिणाम 2014 के इलेक्शन में ही देखने को मिल गया था कि जब इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हाईएस्ट हो गया था तब समय, और महिलाओं का वोट प्रतिशत 10 परसेंटेज पॉइंट से उस समय बढ़ गया था। तो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और इससे काफी हद तक भागीदारी की जो समस्या होती थी वो खत्म होती जा रही है। कई राज्यों में तो 90%, 85% पोलिंग तक होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने आजादी के इतने 70-72 साल के बाद जो पाया है वो बहुत ही संतोषजनक है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया में जहाँ की हमारी पॉलिटिकल क्लास बहुत इनोवेटिव है, तरह तरह के चुनौतियां वो लाती है, तरह तरह से अपने को जीतने के लिए चीजें क्रिएट करती है। इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार और संसद को भी सतत जागरूक रहना पड़ेगा कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो अपनी व्यवस्थाएं भी पक्की, मजबूत, माकूल करते रहें, ताकि ये यात्रा जो है और आगे बढ़े और हमें गौरवान्वित करे। और जो एक यूएस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट ने यहाँ इंडिया विजिट पर कहा था कि इंडियाज इलेक्शंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड टू द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, वो चीज हम हमेशा के लिए अपना मील का पत्थर बना के रख सकें। धन्यवाद। आपके प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रश्न जो पूछना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं उनको भी एक एक करके पूछता रहूंगा कि आप कौन कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्री अशोक जैन जी, आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिए। अशोक जैन जी। धन्यवाद सर। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं रावत साहब के साथ काम कर चुका हूं, उनके साथ नहीं, उनके अधीनस्थ। मेरा चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न ये है कि जब से इलेक्ट्रिक वोटर मशीन शुरू हुई है, निश्चित रूप से बाहुबल पे तो प्रतिबंध लगा है। पहले जिस तरह से पेटियां लूट ली जाती थी, और अब वो चीज़ तो नहीं हुई। खुद मैंने भी फील्ड में चुनाव का काम किया है और ये चीज़ तो सुधरी है। लेकिन धनबल का जो प्रयोग है, एक तो उस पर कैसे रोक लगे, और दूसरी चीज ये है कि कई बार ये सुनने में आता है कि चुनाव आयोग शिकायत नोटिस तो देता है, कई शिकायतें सही पाई भी जाती है, लेकिन चुनाव आयोग के पास शायद ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो सख्ती से काम ले सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैन साहब, पहली चीज तो यह है कि शक्तियों का कोई अभाव नहीं है। चुनाव आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, और जो भी शिकायत सही पाई जाती है उस पर वो बहुत कड़ी कार्रवाई कर लेते हैं। लेकिन मीडिया में जो प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह का होता है जिससे कि लोगों के मन में शंका कुशंका बनी रहे, और उसके कारण हैं एक्चुअली, क्योंकि मीडिया कॉर्पोरेटाइज है, जो ओनरशिप है वो अपने हितों के अनुसार काम करती है, जो निष्पक्ष रूप से बताना चाहिए वो कई बार नहीं बताया जाता है, और इस वजह से ये संशय हमारे मन में आता है। दूसरा, आपने जो धनबल का कहा है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी बताया कि कैंपेन फाइनेंस वाले इश्यूज में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने ये बात पकड़ी कि एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए बांट दिया गया था, और उसका साक्ष्य इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया। इलेक्शन कमीशन ने उस चुनाव को 1977 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के आधार पर रद्द कर दिया कि चूंकि इसके बारे में कानून में प्रावधान नहीं है, बूथ कैप्चरिंग से भी ज्यादा जघन्य चीज है ये, इससे विशेष हो गया इलेक्शन का एटमॉस्फेयर, और इसे हम रद्द करते हैं। उसे सुप्रीम कोर्ट तक ने सपोर्ट किया, अपहोल्ड किया। लेकिन जो मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल क्लास कितनी इनोवेटिव है, जब वो 6 महीने बाद चुनाव हुए तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कहीं भी कोई कैश बटते हुए नहीं दिखा, कोई भी फ्रीबीज बटते हुए नहीं दिखी। पता ये चला बाद में जब चुनाव परिणाम आ गया कि
उन्होंने ऐसे टोकन बांट दिए थे कि भाई ये आप रखो, जब इलेक्शन खत्म होगा और हमें आपके पोलिंग स्टेशन से एक वोट भी ज्यादा मिल जाएगा तो आपको हम इसको 1000 गुना करके आपको पैसा दे देंगे, क्योंकि उस समय इलेक्शन कमीशन का क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा। और उस कैंडिडेट ने पूरे भूतपूर्व लोकप्रियतम नेताओं तक का रिकॉर्ड छिन्न भिन्न करके सबसे ज्यादा वोट पाए और अपने प्रॉमिस को भी उसने पूरा किया। तो इतना इनोवेशन ये लोग करते हैं, आप कैसे उसको रोक सकते हैं, इसके लिए हमें अभी बहुत मशक्कत करनी होगी। प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? पहले तो मैं माननीय रावत जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इलेबोरेट तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे यहाँ सुधार किए हैं उन पर प्रकाश डाला और वास्तव में इफेक्टिव तरीके से हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने में इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां प्रोसेसुअल भी हैं और स्ट्रक्चरल भी हैं। बहुत सारे पॉलिसी रिलेटेड भी इश्यूज सामने आते हैं। जैसे अभी एक बहुत बहस का मुद्दा चला कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस पर हमारा नेशनल कमीशन, लॉ कमीशन ने भी और नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। क्या पहली बात तो यह है कि क्या ये संभव है और किया जाना चाहिए। दो बातें हैं, डिजायरेबिलिटी और फिजिबिलिटी। और दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी चुनाव की चुनौती है वो ये कि आपने अभी जिक्र किया फेक न्यूज का, और इसी तरीके से पेड न्यूज भी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की गाइडलाइन भी प्रिंट मीडिया को भी और दूसरों को कहा है कि पेड न्यूज से दूर रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि पेड न्यूज और फेक न्यूज जितना नुकसान पहुंचा सकती हैं वो पहुंचा तो देती हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई फाइन कर दे। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर कोई गलत न्यूज देता है या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन इलेक्टोरेट को देता है, क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा या किया जाना चाहिए? क्या ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है? और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आप इलेक्शन अधिकारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देते हैं, और पोस्टल इन द सेंस कि आप ऑनलाइन की भी शायद सुविधा देते हैं, अगर मैंने सही समझा है तो, क्या ये उन वोटर्स को भी दिया जा सकता है जो इस प्रकार की सुविधा लेना चाहें या दिया जाना चाहिए? धन्यवाद प्रोफेसर राजवीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काफी कुछ बहस हो चुकी है, काफी नीति आयोग, विधि आयोग सबने कुछ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नमेंट को अपनी राय दे दी है कि आप संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ संशोधन कर दीजिए और थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स के लिए सपोर्ट कर दीजिए, तो ये फिजिबल है, कराया जा सकता है। और 4 चुनाव ऐसे हुए हैं, 52, 57, 62 और 67 में। उसके बाद से ही ये क्रम टूटा है। तो फिजिबल तो है और डिजायरेबल भी है। कुछ पार्टियां इसके बारे में अपना अलग मत रखती हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2019 के चुनाव का परिणाम देखें तो एक ही पोलिंग स्टेशन में अलग अलग वोटिंग मशीन पर अलग अलग मैंडेट देना साफ दिखता है। वोटर ने पार्लियामेंट के लिए एक पार्टी को वोट दिया और उसकी सरकार दिल्ली में बनवा दी, और स्टेट असेंबली के लिए दूसरी पार्टी को वोट दिया और उसकी भी बहुत अच्छी मेजॉरिटी देकर उसकी सरकार बनवा दी। इसका मतलब साफ है कि किसी भी तरह की हवा या किसी भी तरह के दबाव उसमें वोटर नहीं रहता है। वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जो भी अच्छा काम करने वाली सरकार या राजनीतिक दल है उसको ही समर्थन देता है। इसलिए ये उनकी जो शंका है वो बेबुनियाद है और इसको कराने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। उससे जो अपना सेविंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जो आपने फेक न्यूज़ और मीडिया के इश्यूज बताया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उनके जो रीजनल हेड थे उनको बुलाकर उन्हें पाबंद किया है कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल आपके प्लेटफॉर्म पर पाया जाता है और हमारा इलेक्शन अथॉरिटी का कोई भी व्यक्ति आपको पॉइंट आउट करता है तो आपको तुरंत उसे वहां से हटाना होगा। और उन्होंने उसके लिए सहमति दी है। और अगर आप देखें तो विभिन्न चुनावों में ऐसा पाया गया है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज दिखती है वो तुरंत हटा दी जाती है। एक मीडिया हाउस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ली, यहाँ तक कि उनके प्रोप्राइटर को अरेस्ट करने की कार्रवाई भी की है। कार्रवाइयाँ होती हैं और कोशिश इलेक्शन कमीशन पूरा करती है कि इनको रोका जा सके, इनके दुष्प्रभाव को कम से कम किया जा सके। लेकिन अभी भी ये मुद्दा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की नज़र में भी और हम लोगों की नज़र में भी अभी ये मुद्दा ज्वलंत है और इलेक्शन कमीशन को और हम सभी को मिलकर इन दोनों पर, कैंपेन फाइनेंस और इस पर बहुत काम करना है। छोटी सी जिज्ञासा ये है कि अभी भी कोड ऑफ कंडक्ट आप लागू करते हैं, गाइडलाइंस जारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे दल हैं, नेता हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करते। आप केवल इतना भर कह देते हैं आगे से नहीं करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और जब भी कोई इवन खेल भी अगर होते हैं तो उसमें भी खिलाड़ी किसी न किसी प्रकार से जीतने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन मामलों में जिनमें बहुत ही गंभीर चीज़ है, गंभीर वायलेशन है, उनमें कड़ी कार्रवाई करता है। बाकी सब में अगर पहला ऑफेंस है, पहला वायलेशन है, तो वो चेतावनी देकर, सेंसर करके वो उनको छोड़ देता है। और मुझे लगता है ये व्यवस्था बहुत अच्छी काम कर रही है। कुछ लोग मांग करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट को वैधानिक आधार दिया जाना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और मैं स्वयं इसके लिए सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून बन जाने पर ये मामला इलेक्शन कमीशन से हटकर न्यायालयों में चला जाएगा। और न्यायालयों की स्थिति आप जानते हैं कि वर्षों तक फैसले नहीं होते, जबकि चुनाव में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही सारे फैसले करने हैं और चुनाव संपन्न कराना है। तो इसलिए ये व्यवस्था बिल्कुल माकूल है और बहुत प्रभावी तरह से काम कर रही है। धन्यवाद सर। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए हैं और कुछ कमेंट्स में भी क्वेश्चन रेज किए हैं। मैं सबसे पहले विनोद जौहरी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ओपिनियन पोल को लेकर है। इस पर कोई कंडक्ट अप्लाई नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता क्या? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं और इसमें बैटिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि ये ओपिनियन पोल पर क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता इलेक्शन कमीशन। इतने प्रश्न है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ओपिनियन पोल्स नोटिफिकेशन के पहले हो सकते हैं और उस पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर वो पोलिंग के बाद हो रहे हैं तो वो एग्जिट पोल की श्रेणी में माने जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए इस पर बैन लगा देता है कि किसी भी तरह का, किसी भी माध्यम से, किसी भी नाम से इस तरह का पोल ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करना वो दंडनीय अपराध होगा। और वो लास्ट पोलिंग डे के आधे घंटे बाद ही, जब पोलिंग खत्म हो जाए उसके बाद ही आप इसको प्रसारित कर सकते हैं। और उसका बड़ी कड़ाई से पालन कराते हैं। बीच में कई राजनीतिक दलों ने कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजर्स को बिठाकर अपने जो एग्जिट पोल डेटा है उसकी भविष्यवाणी बनाई और उनसे कहलवाया कि साहब वो ये जीतने वाले हैं, इतने से जीतेंगे, उतने से जीतेंगे। और कहा कि साहब ये एग्जिट पोल नहीं है, ओपिनियन पोल नहीं है, ये तो एस्ट्रोलॉजी है। इवन देन इलेक्शन कमीशन केम डाउन हैविली और उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो लोग इनोवेटिव हैं और होना भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी जागरूक रहता है और उस पर कार्रवाई कर लेता है। थैंक यू सर। प्रदीप यादव जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय हूँ और पिछले 3-4 इलेक्शन में मैं एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम कर चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस 1-2 बताता हूँ आपको। और एक क्वेश्चन मेरा है, जो जिज्ञासा है मेरी, मैं पूछना चाहूँगा। जैसे जब कहीं पर पोल होता है तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी की आइडेंटिटी चेक करते हैं वोटर की, और या फिर उसको रोकते हैं या सस्पेक्ट की श्रेणी में डालते हैं, तो जो कम पढ़े लिखे वोटर हैं वहां पर हंगामा हो जाता है और हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है।
तो वहां पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोअर क्लास सोसाइटी का वोटर है हमारा, या कम पढ़ा लिखा वोटर है, उस वोटर के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो सर, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में रूरल एरियाज में या कम पढ़े लिखे या जहां पर शिक्षा का प्रसार कम है, वहां पर इतनी कम जानकारी क्यों है इलेक्शन कमीशन के बारे में, या ज्यादा जानकारी फैलाने के लिए क्या और करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये रियलाइज किया कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम जानकारी है, और इसीलिए 2018 के जो राज्यों के इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उनमें गांव के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें ईवीएम वीवीपैट ले जाकर गांव-गांव जाकर वहां उनसे मॉक पोलिंग कराई गई, और उन्हीं के लोगों ने ईवीएम वीवीपैट सभी मैनेज किया, और उन्हीं के लोगों ने काउंटिंग भी की। और इस तरह से 2 घंटे के प्रोग्राम में उन गांव वालों को आश्वस्त किया कि देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक काउंट और वो स्लिप काउंट दोनों बराबर है, आपका वोट जहां आपने डाला था वहीं गया हुआ है। इस तरह का कैंपेन शुरू हुआ 2018 से, और मुझे लगता है कि इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी चिंता वाजिब है और हमें ये करना चाहिए, और इसको इलेक्शन कमीशन कर भी रहा है। Sir, I just want to ask this question. Like, I'm a student of mass communication and journalism, and as we have mentioned few times, like the media is playing a crucial role in election. तो सर, मैं सीधा यही सवाल है मेरा कि आगे चल के क्या ऐसा हो सकता है कि ईवीएम से हटके हम पूरा का पूरा इसको डिजिटली ले जाए, जैसे कि डिजिटल इंडिया का रूरल एरिया इंडिया में भी बहुत इम्पैक्ट है। हमने एनसीसी में भी मतलब इसका इतना काम किया है कि हम अवेयर करते हैं लोगों को एक वोटर आईडी के लिए और छोटी मोटी इलेक्शन की चीज़ों के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो रूरल इंडिया है वहाँ भी डिजिटल इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो क्या ये हो सकता है कि हम पूरा का पूरा जो सिस्टम है ईवीएम का, वो पूरा का पूरा डिजिटली ले जा सके? ऐसा कुछ हो सकता है? सर, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, सवाल आपने अच्छा किया है। और जैसे जैसे हमारी जो मासेस हैं, स्पेशली जो रूरल रिमोट एरियाज में हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ये लोग जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे इन तकनीकों का विकास इलेक्शन कमीशन कराता रहेगा और इन्हें लागू करता रहेगा। और मुझे लगता है कि इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के आफ्टरमैथ में ये सब चीजें भविष्य में संभव होंगी। नमस्कार सर। राउत सर, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी। मेरी 2 क्वेरीज हो रही थी। मैं प्रोफेसर राजवीर शर्मा सर की बात से बिल्कुल सहमति दिखा रही हूँ। देयर इज गैप ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, बिकॉज माय कंसर्न हैज बीन ऑन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इटसेल्फ। कोई बैन नहीं है और बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, एंड देयर इज नो क्राइटेरिया हम कैसे कैंडिडेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हो कितना खर्च करें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हुआ, बट उसने भी इस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की और भी प्रमोट कर दिया, बिकॉज दिस इज द पैरामीटर जहां इंडिया लैग कर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने बताया इलेक्शन कमीशन इज कमिटेड। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिटीजन्स? हम क्यों सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो पानी बिजली फ्री करा दे, जो कंबल बांट दे और शराब बांट दे? So this is where public is concerned. मेरा दूसरा मुद्दा था सर, आपने जो बताया रिमोट एरियाज में वोटिंग के लिए, अभी किसी ने पूछा, so since I am teaching in a remote areas college, so we have developed electoral literacy club, rather we got the directions. So through this electoral literacy club we empower our students, and then we ask go and teach your parents, because उन लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पता है, कौन सी सरकार आकर कम दाम पे उन्हें क्या चीज मुहैया करवा देगी। सो जब सिटीजन्स अवेयरनेस की बात हो रही है, तो सर डोंट यू थिंक देयर इज दीस 2 इश्यूज, ये जो 2 मुद्दे हैं, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन एक्सपेंसेस, बिकॉज 1 इलेक्शन 1 नेशन वाली बात कब होगी ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट खुलने पर पता चलेगी। पर इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या सिटीजन विजिलेंस के लिए कोई पहल कर रहा है?
ये जो आपने जानकारी दी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और इन सब के बारे में, ये सब स्वीप के तहत, प्रोग्राम के तहत इलेक्शन कमीशन का प्रयास है गांव-गांव तक फैलाने का जानकारी, और शायद इससे कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। जो आपने कहा कि ये फ्री बिजली, फ्री पानी, इस सब का जो होता है, ये एक्चुअली पॉलिटिकल डोमेन का हिस्सा है। किन आधार पर आप वोट मांगेंगे वो आप तय करेंगे, और सरकारें ये करने में सक्षम है। इनफैक्ट अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी चलने लगा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा। तो ये सब चीजें उसमें हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतना देखना होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के तहत देखते हैं, कि यदि उन्होंने कुछ ऐसे प्रॉमिस किए हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज की व्यवस्था कहाँ से होगी, किस तरह से होगी, ये सिर्फ उनको देखना होता है। और उसके लिए कमेटियां बनी हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, और वो ये देख के संतुष्टि करती हैं कि पूरे स्रोतों की व्यवस्था उन्होंने की है, फिर ये बात मान्य हो सकती है। क्योंकि इसका जो बेस्ट जजमेंट है वो जनता ही दे सकती है कि आपने ये प्रॉमिस किया था, आपने दिया या नहीं दिया। और 5 साल बाद जब आप वोट मांगने जाएंगे तो वो अपना फैसला सुना सकते हैं। इसके अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बिल्कुल फीजिबल है, डिजायरेबल भी है, और ये हो सकता है। जहां तक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की बात है, ये मैंने भी कहा कि इसमें हमें अभी बहुत काम करना है, लेकिन एक सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के व्यय की सीमा है वो नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट के व्यय की सीमा है। जो पहले विधानसभा में 28 लाख थी, अब 40 लाख कर दी है कोविड की वजह से, और लोकसभा में 70 लाख थी, अब 95 लाख और कुछ अलग अलग किया गया है। कैंडिडेट का खर्चा तो देखा जाता है और उस पर से वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है और उसे सजा भी मिल जाती है। लेकिन जो हमें दिखता है कि करोड़ों रुपए हर क्षेत्र में खर्चा हो रहा है, उसका कारण है राजनीतिक दल के खर्चे की सीमा ना होना। तो कोई भी राजनीतिक दल जो है हर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए भी खर्चा कर सकता है। शर्त यह है कि उसमें कैंडिडेट का नाम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए आम जनता को लगता है कि खर्चा बहुत हो रहा है और ये ठीक नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए। इस दिशा में सबसे पहला कदम होना चाहिए कि राजनीतिक दल के व्यय की सीमा तय होनी चाहिए, तभी आगे कुछ किया जा सकता है। और चूंकि इसमें कानून बना हुआ है, इसलिए इसमें इलेक्शन कमीशन पहल नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट को और अन्य संस्थाओं को करना होगा। जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है इन आपके इस पूरे कार्यकाल में, आपके ऊपर बहुत ईमानदार और कड़क अधिकारी की छवि रही है। दूसरा, आपने जो बिहार का चुनाव और ये जो इलेक्शन कराए, इसके आपके पहले जो भी आयुक्त लोग थे या जो आयोग था, उसमें इतना नॉन वायलेंस वाला और बूथ कैप्चरिंग वाली चीज कभी नहीं हुई। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? दूसरा, मेरा ये सोचना है कि टीएन सेशन के बाद जितनी भी मीडिया में और इस देश के अंदर चुनाव आयोग की चर्चा आपके टाइम हुई, फिर कभी नहीं हुई, इसकी इस बीच में कभी नहीं हुई। जैसे आपकी ईमानदारी और निर्भीकता का परिचय कुछ चुनाव में मिला, जैसे कि मैंने देखा कि आपने महाराष्ट्र में एक राज्यसभा का कोई चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग रात को 1-1 बजे तक टीवी के बीच में बैठे रहे कि ये क्या होने वाला है इसमें। तो ऐसा आपके टाइम इतना सुर्खियों में क्यों रहा चुनाव आयोग सेशन साहब के बाद? देखिए तिवारी जी, सुकुमार सेन से लेके अभी तक जितने भी चुनाव आयुक्त रहे हैं, जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन सभी ने बहुत अच्छी तरह से कार्य संपादित किया है, पूरी निष्पक्षता निर्भीकता से कार्य संपादित किया है, और सदैव वो उस समय चर्चा में रहे हैं और उनके निर्णय भी उस समय चर्चा में रहे हैं। और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के कारण इलेक्शन कमीशन का आज जहां तक नाम हुआ है वो उन सब के कारण है। इसमें किसी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर का कोई सिंगुलर वो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ईमानदारी, लगन और निष्पक्षता, ये इलेक्शन कमीशन में हमेशा रहती है। और प्रणब मुखर्जी जी का जो मैंने कोट किया था कि उन्होंने नेशनल वोटर डे पर पूरे सार्वजनिक मंच से कहा कि ये लोग जब इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं तो पूरी निर्भीकता से सारे राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को नियम कानून का पालन के लिए पूरी तरह से बाध्य कर देते हैं। और वो चीज बिल्कुल सही तरीके से हमेशा लागू होती है और हमेशा लागू हुई है। आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। प्रोफेसर गोपा कुमार जी।
Yeah, thank you, Kuljit ji. We are aware of the fact that the Election Commission has done tremendous work in improving the quality of our democracy during the last 70 years. We are pretty aware of that, and they continues to do so. I have a question whether it would be possible for the Election Commission to organize a better civil society discourse in this country, because at the rural level, Election Commission is able to work out a lot in terms of developing what happens at the rural level, particularly in regard to electoral mandates and things related to that. Because the quality of our civil society is equally important, and we don't trust political parties or organizations to ensure the quality of civil society. But the better quality of civil society discourse can be organized if Election Commission can take some initiative calling for the ground rules, and also to ensure where there's a fault line, it can be pointed out, and refocusing and energizing the civil society discourse. As of now, it is in bad shape. Thank you. This is an excellent suggestion, Professor Gopakumar. And I'll just tell you that in 2018, we had this kind of interaction for differently abled voters. Okay. A national discourse on facilitating differently abled voters to participate in elections, and number of civil society organizations, groups, they were invited, and their suggestions were noted down by the Election Commission, and many of them got implemented in the course of last 3 years. So this is a very welcome suggestion, and I think I'll also put my word in the right corners to ensure that this is taken further and civil society discourse is taken care of duly. डॉक्टर गोपाल परिया। मैं यूं कह रहा हूं सर कि ये जो राघव चड्ढा शहजाद सुजावाला ने कपिल सिब्बल साहब के प्रेजेंस में ये जो एलिगेशन लगाए थे ईवीएम पे, तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट और नहीं हो सकती क्या? ऐसे लोगों की कैंडिडेचर ही कैंसिल की जाए कि जो इलीगल आरोप लगाते हैं। और उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में डेमो किया था वोटिंग मशीन को खोल करके और दिखाने का, जो कि बिल्कुल ही आधारहीन था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस समय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ था कि अब ईवीएम के बारे में कोई भी आलोचना आधारहीन इस तरह से करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। उस आदेश के बारे में अपील लंबित थी और वो आदेश लागू था। अतः उन्होंने जो ये विधानसभा का उपयोग किया, छत्र छाया ली, जिससे कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके, वो साबित करता है कि उन्हें खुद अपने बातों का उतना विश्वास नहीं था और अपने को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही उन्होंने विधानसभा में वो सब किया। मुझे ये लगता है कि ये सब प्रयास लोग करते रहते हैं और करते रहेंगे। अभी भी पुराने वीडियो जो है 3-3, 4-4, 10-10 साल पुराने वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं। इनके बारे में जनता को ही जागरूक करना ठीक होगा, क्योंकि किसी भी तरह का गैग ऑर्डर निकालना, किसी भी आवाज को दबाना, किसी भी डिसेंट को दबाना, मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी के हित में होगा। इसलिए लोगों में ये स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और उन्हें उनकी गलती का एहसास खुद ही होना चाहिए। प्रियदर्शी दत्ता जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, आपकी इच्छा है आप इसका उत्तर दें या न दें। मेरा ये कहना है कि अभी पार्लियामेंट में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये जो बिल पास हुआ और अब वो जो है कानून का रूप ले चुका है। ये बहुत दिनों के बाद हुआ, करीब 10 साल के बाद हुआ कि पार्लियामेंट ने कोई इस प्रकार का एक कानून पास किया, और उसमें जो उसका पहला एक सेक्शन है जहां पे आप 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट की जगह 4 क्वालिफाइंग डेट अब होंगे। मुझे याद है ये जो भारत में जो 5वें मेरे ख्याल से इलेक्शन हुए थे, उसके बाद एसपी सेन वर्मा जी ने कहा था ये होना चाहिए, यानी कि 50 साल के बाद जाके ये हुआ। और 2016 में पार्लियामेंट में एक जो इलेक्शन रिफॉर्म्स, प्रपोज इलेक्शन रिफॉर्म्स के विषय में एक पुस्तक निकाली थी, उसमें करीब 50 इलेक्शन प्रपोज किए गए थे, उसमें से अभी 3 ये हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, क्या संसद को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से सुधारों जो होने हैं वो सुधारों की एक प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की एक जो सूची दी है, उस पे पार्लियामेंट को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए? और जो इलेक्टोरल फिनांस के विषय में भी है, पार्लियामेंट उतना संवेदनशील नहीं रहा है
जितना उसे होना चाहिए। और बहुत दिनों से हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने चुनाव के जो घोषणा पत्र हैं उसमें भी चुनाव सुधारों के विषय में कोई बड़ी बात कहते हुए हमने नहीं सुना। तो इसके विषय में अगर आपका क्या मानना है, इस पे विषय में अगर आप अपने राय व्यक्त करें तो मैं जरूर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को सोवरेन बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है। सर्वशक्तिमान को सलाह तो दी जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन शुरू से यही करता रहा है कि जो भी अड़चने आती हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, उनके लिए रिफॉर्म प्रपोजल बनाकर वो लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते हैं कि इसके बारे में ये काम कर दिया जाए। बहुत सी चीजें तुरंत हो जाती हैं, जैसे ये सर्विस वोटर का वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ये 11 महीने के अंदर ही हो गया। सजेशन करने के बाद 11 महीने के अंदर ही अमेंडमेंट हो गया और लागू भी हो गया। ये इलेक्शन लॉ रिफॉर्म्स वाला जो आया है, आधार का लिंकिंग विद वोटर आईडी, क्वालिफाइंग डेट 4 होना साल में, ताकि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा वेट ना करना पड़े, जैसे ही 18 साल का हो वो वोटर बन जाए। और तीसरा है सर्विस वोटर के लिए एक सुविधा थी कि उसके वाइफ को वही सुविधा मिलेगी जो सर्विस वोटर को मिलती है। लेकिन अब देखा गया कि महिलाएं भी सर्विसेज में आने लगी हैं, सेनाओं में आने लगी हैं, तो हस्बैंड को क्यों छोड़ा जाए, इसलिए वाइफ को रिप्लेस किया गया है स्पाउस से, कि स्पाउस को वो सुविधाएं मिलेंगी। मतलब अगर वाइफ सर्विसेज में है तो हस्बैंड को भी वो सुविधाएं मिलेंगी। ये तीनों बड़े स्वागत योग्य अमेंडमेंट्स हैं, बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे लगता है कि जो वोटर्स की इच्छा थी वो भी यही थी कि आधार का वोटर आईडी से लिंकिंग होना चाहिए, ताकि हमारे इलेक्शन मैंडेट को कोई हाईजैक ना कर सके, फर्जी वोटिंग से हाईजैक ना कर सके। और जब इलेक्शन कमीशन ने वॉलंटरी लिंकिंग का प्रोग्राम 2015 में शुरू किया था, तो आप सोचिए 3 या 4 महीने के अंदर 30 करोड़ वोटर ने वॉलंटरी रूप से अपना आधार वोटर आईडी से लिंक कर लिया था। इसका मतलब साफ है कि वोटर खुद चाहता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो, अच्छा हो और फर्जी वोटिंग रुके, डुप्लीकेट वोटर्स हटें। तो व्यवस्था में सुधार के लिए मुझे लगता है अपने सारे स्टेक होल्डर्स पूरी तरह से चिंतित हैं, प्रयत्नशील हैं। सिर्फ अंतर ये हो सकता है कि हमारे और आपके सोचने में ये है कि इसमें बहुत विलंब हो गया है, क्योंकि ये जल्दी होना चाहिए था, जबकि पार्लियामेंट कुछ और ढंग से सोच रही है। उनको अपनी जो पर्सपेक्टिव है उसमें सोचने का वो मौका मिलता है, और जनता कुछ और सोच रही है। तो मुझे लगता है कि हमें धैर्य से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए और ऐसे रिफॉर्म करते जाना चाहिए। धन्यवाद सर। गुरुचरण दास, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Sir, my question has 2 dimensions. First, since I am from Assam and I am doing PhD in JNU, so the first question is like the issue of illegal immigration has been very, predominant in political narratives, and there are many reports that illegal immigrants get enrolled in the voter list by using many default procedures. So even some chief election commissioner also acknowledged that point. So in that context, what is the role of the election commission to ensure that illegal immigration do not get enrolled in the voter list? And the second is the election commission's innovation like D-voter. So I would like to draw your attention, although the intention of the D-voter category is very good, but there are many instances that many genuine citizens also categorize D-voter, which is being reflected by the fact that many D-voter people they reclaim their citizenship after fighting in the court. Sir, how do you reply to this? This is a very important issue of Assam. National Register of Citizen NRC issue is linked to it, and I can tell you that Election Commission enrolls under the Representation of People Act 1950, and every returning officer who gives a final judgment on enrollment takes care of evidence available on record about citizenship, about ordinary residence, and about other qualifying markers. Only then they are enrolled as voters.
this doubtful voter or D-voter, that is in the context of foreigners tribunal, which are set up for this particular issue in Assam. These are all remedial measures for a large-scale issue of illegal migrants in Assam. Now, in a society we are living in, where these kind of things, whenever these emerge, remedial measures are put in place, and we find that those remedial measures are only partially successful. They are delivering only part success. That is what is happening in Assam also. One can blame that in our society, percentage of people who are not having full faith in rule of law are increasing, and that is why things are not happening the way they should happen. So every individual of that society is squarely responsible for any inefficiency in getting that remediation through whatever remedial measures we put in place. तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोगों को जागरूक करके और इंश्योर करें कि इस तरह की समस्याओं का हल हो. This is a very serious problem, and I think Election Commission and local state government, they should put their minds together to resolve it as fast as they can. Thank you, sir. Mr. Utsav, you want to ask? Utsav? नमस्कार सर, मेरा नाम उत्सव भोगैता है. आज आपने हमें बहुत सारी माहिती दी जिससे हमें बहुत जो उपयोगी बनी. मेरा एक ही सवाल है. राजीव सर ने जिस तरह बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसके तहत मुझे एक ये चीज याद आई कि अभी आधार लिंक करने के मुद्दा बहुत चर्चा में. तो आधार कार्ड लिंक करने से चुनाव पर क्या क्या असर पड़ेगा, और अगर उसका क्या क्या असर पड़ेगा तो उसकी मर्यादाएं भी कुछ होगी, और क्या मर्यादा होगी, क्या फायदे होंगे उसके. और जिस तरह से कि उस चीज को अनसेफ बताया जा रहा है ओपोजिशन वगैरह से सब जगह पे, अभी एक अफवाह कहे या सच कहे, अभी तक इसके ऊपर आप थोड़ा हमें बताइए. ये लिंकिंग जो है दो चीजों में बहुत ज्यादा मदद करेगी इलेक्शन कमीशन को. पहला तो आइडेंटिफिकेशन. किसी भी, जैसे माइग्रेंट वर्कर हमारे यहाँ गरीब प्रदेशों के लोग फसल काटने चले जाते हैं महीनों के लिए दूसरे राज्यों में, और अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो उन्हें जब तक अपना पोलिंग स्टेशन पर वापस नहीं आएंगे वोट नहीं डाल सकते, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार से वंचित रहना पड़ता है. ऐसे गरीब लोगों को, या नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, उनको, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार अगर देना है तो इस तरह का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा. वो बहुत बड़ी हेल्प देगा, और रिमोट वोटिंग उससे पॉसिबल हो सकेगी. जब भी टेक्नोलॉजी और सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसको सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति लेकर इनॉग्रेट करेगा, तब ये बहुत काम आएगा. दूसरा है, अभी भी कानूनन ये जिम्मेदारी वोटर की है कि जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे डिक्लेरेशन देना चाहिए कि उसका नाम यहाँ दर्ज है और वो ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से नाम काट दिया जाए और दूसरी जगह दर्ज कर दिया जाए. लेकिन हम लोग, मैंने देखा 95% वोटर्स वो डिक्लेरेशन नहीं भरते, वो सिर्फ नई जगह अपना नाम एनरोल करा लेते हैं, और इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट्स होती जाती है. और फिर राजनीतिक दल उसे मुद्दा बना के कहते हैं कि 60 लाख डुप्लीकेट हैं, ये सब फर्जी वोटिंग में काम आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा. इस तरह की प्रॉब्लम आती है. तो इलेक्शन कमीशन ने 2015 से डी डुप्लीकेशन के लिए डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, तरह तरह की चीजें यूज करके डुप्लीकेट्स को बहुत कुछ कम कर लिया था. और यहाँ तक था कि जहां 60 लाख थे वो 3 लाख तक ले आए थे. लेकिन अगर हमारे पास आधार लिंक हो जाता है तो डी डुप्लीकेशन विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपका नाम दर्ज ही नहीं होगा, या दर्ज होते ही दूसरी जगह अपने आप कट जाएगा. तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो बहुत माकूल हो जाएगी, और डुप्लीकेट वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में बिल्कुल नहीं होंगे. इसकी जो आलोचना की जा रही है उसमें दो मुद्दे हैं. पहला मुद्दा है कि सब ये प्राइवेसी को का हनन करता है, और दूसरे, इससे बहुत से लोग वोटर राइट से वंचित हो जाएंगे.
ये बिल्कुल आधारहीन है कि वोटिंग राइट से वंचित हो जाएंगे। देयर विल बी नो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, क्योंकि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, और अगर आपका सही आइडेंटिफिकेशन है तो आपका वोटर आईडी बना रहेगा और आप अपना वोट डाल सकते हैं। जो प्राइवेसी का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ने इतने प्रयास किए हैं कि इलेक्टोरल रोल का डेटा जो है वो किसी निजी हाथ में कतई ना जा सके, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो अपडेट करते रहेंगे और अपने साइबर सिक्योरिटी प्रयासों से इस डेटा को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए प्राइवेसी भी मुझे नहीं लगता कि प्रभावित होगी किसी भी तरह से, यदि ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाए रखी गई। धन्यवाद सर। संजीव कुमार पांडे। हम बिहार, समस्तीपुर बिहार से आते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं चले जाते हैं पंजाब, हरियाणा या दिल्ली जाते हैं, और चुनाव के समय में क्या है, उनको आना पड़ता है। उस समय बहुत समस्याएं आती है, ट्रेन से है, बसेस से है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, और कभी कभी उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या हमारे पास जो जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और बैंक्स में हो या फिर बहुत सारे जगह पर हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो क्या भारत का जो चुनाव आयोग है ऑनलाइन वोटिंग के लिए कितना आगे बढ़ चुका है? जो इन सब जो माइग्रेशन होता है उस समस्याओं को खत्म किया जाए, एनआरआई है वहीं से वोटिंग कर सके, जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी हो सके और लोग सुविधा से अपने वोट का उपयोग कर सके। तो क्या कहाँ तक ये यात्रा पहुंची है, जो ऑनलाइन वोटिंग की यात्रा है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ तक हम पहुंचे हैं? यदि आप बताने की कृपा करेंगे तो बड़ी आई विल बी थैंकफुल टू यू। जी संजीव कुमार जी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लगभग 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारे 100 करोड़ वोटर में से 7 से 8 करोड़ ऐसे लोग होते हैं। तो उनका भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन 2015 से ही इसमें लगा हुआ है, और वन वे इलेक्ट्रॉनिक जर्नी बैलेट की उन्होंने डेवलप कर ली है, लागू भी कर दी है। रिटर्न जर्नी की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसको जैसे ही डेवलप होती है सारी पार्टियों को बता के उनके विश्वास को अर्जित करके इसे लागू करने की तरफ इलेक्शन कमीशन बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, ब्लॉकचेन और दूसरी चीजें, टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी सफल होगा, जो भी विश्वसनीय होगा, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य स्टेक होल्डर्स का विश्वास उसमें बना रहे, उसको वो लागू करेंगे और ऐसे लोगों को वोटिंग राइट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी व्यवस्थाएं भी सोची जा रही थी इस संदर्भ में, सारी मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट किया गया, वहां पे मिशंस में या दूसरी जगह कैसे उनको वोट डलाया जा सके, इस पर भी बातचीत हुई है, परीक्षण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस चल रही थी, काफी कुछ इसमें हुआ है, और मुझे लगता है कि इन चीजों का हल निकलकर इन लोगों को वोटिंग राइट मिलने का समय जल्दी ही आएगा। धन्यवाद सर। पीयूष प्रताप जी। सर एक्चुअली मेरा भी सवाल वही था कि इंडिया में इलेक्शन कराना सर, इट इज अ मैमूथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। इतने हमारे पुलिस कर्मी से लेके सेना तक कई जगह हमें लगवानी पड़ती है इलेक्शन करवाने के लिए। बट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम बहुत इजीली ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स को। तो अगर हम ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कराएं तो उससे हर तरह, एक तो 100% वोटिंग का जो हमारा सपना है सर, उससे वो भी पूरा होने की संभावना है। तो मेरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जो संजीव जी ने किया, और एक सुझाव था एक तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी सर, मैं एक्चुअली जेएनयू में कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूँ, तो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास ऐसी है जिससे हम अलग अलग यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की, और ज्यादा चीजें सुधर जाएंगी उससे। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस दिशा में इलेक्शन कमीशन काम भी कर रहा है। अगर आपका जो टेक्नोलॉजी वाला मुद्दा है, अगर इस पर आप राइटिंग में कोई सजेशन देना चाहें तो इलेक्शन कमीशन में श्री नितेश व्यास, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो ये सब काम देखते हैं, उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 अशोका रोड, निर्वाचन सदन एड्रेस पर आप भेज दें। मैं भी उन्हें फोन पर बताऊंगा कि आज की इंटरेक्शन में ये एक सुझाव आया है प्रोफेसर साहब का, तो इस पर आप गौर करिए। सर 5 साल का जो टर्म है ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी सरकार कंप्लीट करने के लिए? और सर ये जो टर्म है, क्या इसे बढ़ाकर 10 और 15 साल का किया जाना चाहिए, या भविष्य में ऐसा संभव है? क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन से बाहर की चीज है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के डोमेन की चीज है। करुणा शंकर ओझा साहब। सर ये जो नोटा का ऑप्शन है, नोटा, मेरे को लगता है कि अपनी डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि अपन इस नोटा को यूज करें। तो हो क्या रहा है कि ये नोटा जो है वो
पॉलिटिकल टूल बन गया है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे उनके कुछ इस तरह का वातावरण बनाना होता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अनपढ़ लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनको वो मिसगाइड करके वो वाला बटन दबा दो भाई। तो ये नोटा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दी आ गया है और इसकी इस वक्त आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बाद में जब सब लोग शिक्षित हो जाएं, सब लोग इस जानकारी को ठीक से समझने लग जाएं, तब बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में नोटा समझते नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वोटर को मिसगाइड करती है और फायदा उठाती है। तो आपका इसमें क्या मत है? एक्चुअली नोटा जो लाया गया वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर लाया गया और उसमें ये है कि जब बैलेट पेपर से होता था चुनाव, तो उसमें आदमी जो है उसको खाली डाल सकता था या सभी पर निशान लगा के इनवैलिड कर सकता था और आरटीओ को आश्वस्त कर सकता था कि वो उसने वोट डालने गया था और वो जिसने उसे कहा है उसको वो वोट डाल के आया है। वोटिंग मशीन में ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको बटन दबाना ही पड़ेगा, जब तक बीप की आवाज नहीं आएगी तब तक ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपका वोट गया है। तो जो भी आपको कंसिक्वेंसेस बचाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को आश्वस्त करने के लिए कि आप गए थे पोलिंग स्टेशन और आप वोट डाल के आए हैं, उसमें ये व्यवस्था खत्म हो गई उसके लिए कि वो कैसे बचे। तो उसके लिए ये था कि उसकी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी, उसने क्या किया ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये नोटा लाया गया कि भाई वो जाए वहां और नोटा पे लगा दे, तो क्लियर हो गया कि उसने किसी को वोट नहीं दिया और वो सबको कह सकता है कि हमने आपको दिया और इस तरह से वो अपने को बचा सकता है। सिर्फ उसी पर्पज से था ये। लेकिन उसके बाद लोगों में ये सोच आई कि इसका उपयोग यहाँ तक होना चाहिए कि अगर 50% से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो वहां फिर सारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ये सब चीजें हैं, भविष्य के गर्भ में है। अभी फिलहाल जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज के दुष्चक्र की बात कही है, उसके लिए स्वीप में मैं सुझाव दूंगा कि वो इसको भी मुद्दे को शामिल करके इस पर भी जागरूकता लाने की कार्रवाई करें। मेरा नाम धीरेन है और मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और काफी ज्यादा स्तर पर देखा गया है कि उनका एजुकेशनल बेस बहुत ही लो होता है। तो इस पर हम क्या इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा प्रावधान ला सकती है कि इस बेसिक क्वालिफिकेशन के होने पर ही आप कैंडिडेट बन सकते हो? साथ ही साथ जैसे अमेरिका में प्रावधान है कि एक राष्ट्रपति कंसेक्यूटिवली 2 टर्म्स सर्व कर पाएगा, उसके बाद कोई दूसरा कैंडिडेट आए, क्या वो भी हम इंडिया में ला सकते हैं जिससे एक प्रावधान बने कि एक पार्टी सॉलिड पार्टी नहीं रह सकेगी, जिसकी जैसे सेंटर में सॉलिड पार्टी होने की वजह से क्या डेमोक्रेसी को हार्म हो सकता है? 2 सवाल मेरे। ये एक्चुअली पॉलिटिकल डोमेन का हिस्सा है दोनों प्रश्न, कि कोई क्वालिफिकेशन हो उसके लिए और कोई टर्म निर्धारित हो कि इतने टर्म से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये अपने जनप्रतिनिधियों को संसद में और विधानसभा में बैठ के फैसले लेने चाहिए। इसके लिए सिविल सोसाइटी, पब्लिक, इनके जो सुझाव हैं, इनका जो कहना है, वो सब उनके सामने जाना चाहिए और उन्हें फैसला लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल नहीं है, ना उसके बारे में किसी तरह का कोई परीक्षण अभी तक किया गया है। वैसे कुछ राज्यों ने ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का प्रयास किया था, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है नहीं। मुझे ये लगता है कि जब तक हमारे देश में लिटरेसी का परसेंटेज 90, 95, 99 नहीं हो जाता, तब तक इस तरह का कोई भी क्वालिफिकेशन निर्धारित करना मुझे ठीक नहीं लगता कि उचित होगा। धन्यवाद सर। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, आप पूछना चाहते हैं? माननीय रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बहुत विशिष्ट उद्बोधन से हम लोग बहुत उपकृत हैं। इसी संदर्भ में जो अभी महोदय ने प्रश्न किया था, उसी संदर्भ में उसको मैं विस्तार देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में एक बौधायन धर्म सूत्र है और उस बौधायन धर्म सूत्र में बताया गया कि विधि निर्मात्री सभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए।
और उसमें जैसे कि आज योग्यता है कि 25 वर्ष की अवस्था पूरी की हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, और उसमें योग्यता दी गई कि अव्रतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशः समेतानाम परिसत्वम न विद्यते। वे विधि निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं हो सकते जो जिनका कोई संकल्प न हो, व्रत न हो। जैसे व्रत कहते हैं कि सत्यम वदिष्यामि, सच बोलूंगा, इस प्रकार का जिसका व्रत हो, और विचार युक्त हो, विचार शून्य न हो। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि पार्लियामेंट के बड़े विशेष कोई सत्र किसी विषय पर हो रहा होता है तो किसी सांसद महोदय से पूछा जाता है कि आपका इस विषय में क्या मत, तो कहते हैं हमारा कुछ नहीं मत है, जो हमारे नेताजी कहेंगे, जो हमारी पार्टी कहेगी वो ही हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा जिनके जो विचार पूर्ण न हो, जो व्रत पूर्ण न हो और जाति मात्रोपजीवी है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, एक जाति को, तो ऐसे लोग पूरे राष्ट्र के बारे में व्यापक रूप से सोच नहीं सकते। ऐसे लोग हजारों हों तो भी उनको परिषद का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि जाति आधारित इतनी पार्टियां बन रही हैं, और हम अपने संविधान में कहे हैं कि हम भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, अखंड भारत एक अखंड पूर्ण राष्ट्र रहे, इसके लिए हमारे विधि निर्मात्री सभा के सदस्य कार्य करेंगे। जो लोग एक ग्रुप के लिए ही पूरा प्रचार प्रसार करके ही निर्वाचित होते हैं, एक जाति मात्र की ही का दल बना करके और निर्वाचन आयोग के समक्ष ऐसे विचारों का प्रचार करते हुए ही यदि संसद के सदस्य बनते हैं तो उनसे कैसे अपेक्षा की जाती है कि वो समग्र कल्याण के लिए, समग्र राष्ट्र के लिए और सबके हित के लिए सोचेंगे। तो निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में क्यों नहीं विचार करता? निर्वाचन आयोग का ये क्षेत्राधिकार नहीं है। आपने बहुत मुझे एनलाइटन किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। निर्वाचन आयोग संविधान में उसको 3 ही कर्तव्य दिए गए हैं कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, फॉर मेंटेनेंस अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड प्रोवाइडिंग सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। बस इतना काम उनको दिया गया है और इसके आगे या पीछे नहीं कर सकते वो। तो इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची को बनाना और चुनाव संपादन के लिए सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल प्रदान करना, बस ये उनका काम है। इसके आगे, इसके पीछे, इसके बाहर क्या होना है वो पार्लियामेंट, सरकार और उन लोगों का काम है। इसलिए हम लोग उसके बारे में आपके आभारी होते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा विषय आपने प्रोफेसर साहब उठाया है, लेकिन यही है कि राजनीतिक सुधार में वो उसमें शामिल होगा कि हमारे देश के लिए जो बड़े सुधार कई सारे पेंडिंग हैं, उनमें सबसे बड़ा ये भी सुधार है। एक प्रश्न टाइप होके आया है रावत जी, वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन बड़ा इजी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से भी इजी पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, इसके बारे में कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह क्यों नहीं है? ये इन्होंने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान बनाई गई है और उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो भी जाता है। इसीलिए अपने यहाँ रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या काफ़ी हो गई है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था कि हजारों में हो गई थी और उनको डी लिस्टिंग का काम भी इलेक्शन कमीशन ने किया था कि जो कभी चुनाव नहीं लड़े 10 साल में, कभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो प्रक्रिया भी चालू की गई है। अभी इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा विषय है जो ना किसी संविधान में था ना किसी कानून में था, और इलेक्शन कमीशन ने ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू की थी। तो इलेक्शन कमीशन इसमें आगे काम कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें सुधार होगा। सर, या इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से रिलेटेड बहुत बेसिक सवाल है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 ईयर्स अचीव कर चुके होते हैं, उसके लिए मुहिम जारी है। CEO दिल्ली ऑफिस ये सारे कॉलेजेस को दिए जा रहे हैं कि बच्चे फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो अपना नाम ऑनलाइन रजिस्टर्ड करें। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टेट से हैं
ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ पिछले 1 वीक से। दूसरे स्टेट्स के बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट का ये आ रहा है CEO दिल्ली ऑफिस, वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। इस हिसाब से जिन बच्चों का वोटर्स कार्ड दूसरे स्टेट्स में बना हुआ है वो सभी दिल्ली से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। इनका मतलब इनका वोटर्स कार्ड दिल्ली से बन जाएगा। इसके लिए चूंकि आपने बताया सर कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब आपकी ही इनिशिएटिव है, इसमें हम कैसे रोक सकते हैं बच्चों को, क्योंकि वैसे तो फिर रीजनल पलायन हो जाएगा। इसमें जो लॉ है वो ये कहता है कि जहां भी आप 6 महीने या उससे ज्यादा रहते हैं वहां के आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाते हैं और आपका वोटिंग का अधिकार वहीं रहता है। तो चूंकि पढ़ाई पूरा सेशन अगर देखा जाए तो 9-10 महीने का सेशन होता है, तो वहां अगर बच्चा रह रहा है तो इसका मतलब वो वहाँ का वोटर हो गया है और उसको एनरोल वहाँ करना चाहिए। तो इसलिए ये सरकार ने प्रोग्राम चलाया है, CEO ने ये प्रोग्राम चलाया है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप रजिस्टर हों तो आप उसको जो भी ऑनलाइन भर रहे हैं उसमें आप अपना वोटर ID, कहाँ आप एनरोल्ड हैं और अपनी इच्छा कि हम वहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं होना चाहते हैं, वो आप दर्ज करा दें तो उसी तरह का ऑर्डर पास होके आपको उसमें दर्ज नहीं किया जाएगा। जी, थैंक यू सर। यूनाइटेड विमेन इंडिया ID से कोई है, उन्होंने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रावत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया है, एंड माय बेस्ट रिगार्ड्स टू यू सर। थैंक यू। मेरा सर बहुत क्विक क्वेश्चन है 3, और मैं लेट ज्वाइन की हूँ, 6:10 से मैं हूँ, और जो मेरा कंसर्न था सर वो अभी तक मतलब मुझे नहीं लगता किसी ने मतलब क्वेश्चन रेज किया है, तो मैं 3 क्वेश्चन बहुत क्विक पूछना चाहूँगी। फर्स्ट इज कि सर नेशनल जो वुमेन इलेक्शन कमीशन है वो हमारा 25% का जो सीट है वो रिजर्व्ड है फॉर SC ST, जिसमें 133 लोकसभा, 1225 ऑल ओवर इंडिया में विधानसभा की सीट्स रिजर्व्ड है। फिर इलेक्शन कमीशन जो परसेंटाइल ऑफ वोटिंग होती है SC ST की, वो डेटा क्यों नहीं रिलीज करता? दूसरा क्वेश्चन सर मेरा है कि महिला के आरक्षण की जब बात होती है जिसमें 25, जबकि इलेक्शन कमीशन का यह मुद्दा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैनिफेस्टो में कोई सरकार, भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार कुछ मुद्दे को लेकर के आती है, लाइक वुमेन रिजर्वेशन का 33% का लेकर के आया गया भाजपा के द्वारा, मैंने जो भी थे उनके ऑफिसेस में, कंसर्न ऑथराइज्ड ऑफिसेस में मैं उनको लेटर भी दी। मेरे पास PMO से जो जवाब आया, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि हम बाकी पार्टियों के साथ बात करेंगे, शेयर उनका विचार लेंगे, तब फिर हम आपको बताएंगे। और फिर मैंने उनको कहा कि आप 25% का जो आरक्षण है 133 प्लस 1225 विधानसभा में, आप उसमें से ही उन महिलाओं को ही आरक्षण दे दीजिए, बिकॉज लोकसभा में तो इसी वजह से मैटर अटका ही था कि हमारी महिलाओं का क्या होगा। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था सर। और तीसरा क्वेश्चन था कि जो हमारे 3 लेवल की जो हमारी व्यवस्था है, जिसमें कि इलेक्शन है पंचायत लेवल पे, विधानसभा लेवल पे और लोकसभा लेवल पे। पंचायत लेवल पे जैसे मैं बिहार से आती हूँ, तो हमारे बिहार में सर पंचायत लेवल पे पार्टी वाइज लोग खड़े नहीं होते, जो मुखिया या सरपंच या वार्ड के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने तरीके से लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होते हैं। फिर निकाय चुनाव में जहां पे MLC का चुनाव आता है, तो उस समय पे फिर पार्टियां अपना कैंडिडेट क्यों दे देती हैं? इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कोई रोल हो सकता है, या फिर ऑल टुगेदर ये पॉलिटिकल इशू है? सर, दिस वाज माय 3 क्वेश्चन सर। आपके ये तीनों पॉलिटिकल डोमेन के इश्यूज हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग है उसका परसेंटेज कास्ट वाइज कभी गैदर नहीं होता, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में ये मार्क होता है और वोटर लिस्ट में मार्क कॉपी में ये आ जाता है किस किसने वोट डाला है। अगर कभी भी पॉलिटिकली ये निर्णय लिया जाता है कि इस तरह का कुछ करना है तो वो किया जा सकता है। दूसरा, जो महिलाओं के लिए आरक्षण वाली बात है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अनुरोध पर ये सारी पार्टियों के मीटिंग में उनको कहा कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले और इतना मिल जाए कि जिससे उनकी संख्या के अनुरूप हो सके। और तीसरा, जो आपने कहा कि MLC का चुनाव जो है वो पॉलिटिकल पार्टी लाइंस पर होता है और इसलिए पार्टीज अपने कैंडिडेट रखती हैं और वो इनको पूरा इलेक्टोरेट मान के वो अपना अपना प्रचार करके इनका सपोर्ट और वोट लेना चाहते हैं। अभी तो ये व्यवस्था है, लेकिन अगर इसमें ये चाहते हैं आप कि MLC का चुनाव भी नॉन पार्टी लाइंस पर हो, तो उसके लिए आपको सुझाव देने होंगे और पार्लियामेंट को इसके बारे में आगे निर्णय करना होगा। लक्ष्मी, you want to ask a question? Yes, sir.
Thank you for the informative discussion, sir. My question is this: even with tightened security and enhanced use of technology, there are still many instances of election rigging. In a state like Kerala, when margins are wafer thin, we have seen the dominant party employ strong arm tactics in their strong pockets. Is it because of the respective state governments' non-cooperation that the election commission fails to function effectively in such states? Absolutely no. Actually, state governments have to cooperate with the election commission. Any official in individual capacity, if doesn't follow the election commission's guidelines, election commission can change that officer. There are arrangements to ensure strict compliance of the election commission's framework during elections, and that generally happens. If your feeling is that there are some loopholes or there are some problems in this area, those could be pointed out specifically, and I think election commission will be very happy to address those. There is hardly any such instance which came to the notice of election commission when I was there. Sir, there are few questions posted by our participants. I'll read out one, two, so that you can answer together. One is about how can election commission stop the political parties from offering freebies in the form of loan waivers, free power. We touched this, but this question is there: free power, water, etc., etc. Because this must stop. At the end of it is taxpayer money. How can political parties offer it? That is the one part. Second was about unified election that we have discussed. Dr. Rajpal Singh asked that was there any disappointment during tenure of your election commissioner? Then there is question about how does the election commission handle the cases of voters who are dead but still exist on the voter list? So isn't the reason for low voter turnout means the dead people not being removed from the updating of the list? And also duplication of many people have list in the village also, and then they shift to urban areas and they have list names in there also. Hopefully with Aadhaar and all that duplication will reduce. But how about this dead people? Gopal Kumarji has asked that question. Then election happens over multi-phases running into months, like 5-phase, 7-phase election. So can we expedite in such a manner that it can happen in a shorter duration, and this long wait and long campaign, and in between many issues also take place and affect the, you can say, voters' mindset. So can we reduce that duration? And also another question, I think, which is political again, that can EC play a role in regulating pre-alliances and post-alliances, which distort the voters' mandate? So these are few of the questions being posted. Political party we have touched, educational qualification we have touched. So these are the questions which are being asked, and then I'll ask a couple of questions from my side. So first you can take these questions, sir. Most of these issues have been addressed by me during the course of this interaction. One or two things, like my own experience, I am fully satisfied with my tenure and whatever was achieved during that tenure, and I feel really proud of my colleagues and my secretariat and the election commission that they cooperated, they delivered whatever was required of them. The issue which multi-phase election was not talked about, that depends on the availability of central paramilitary forces, because most of the political parties feel that the state police is under the thumb of the ruling party, and therefore everyone demands that please depute central paramilitary forces on all polling stations, and that is the major constraint for having less duration polls. As much paramilitary force is provided by Ministry of Home to the Election Commission formulates the program accordingly, and that decides the phases of elections. Like this time, UP has 7 phases of elections. This is dictated by the availability of paramilitary forces. My last question, and then we will conclude. This question relates to, in recent time, we have seen that the role of social media has increased immensely.
And particularly now we are hearing that there will be a digital campaign because election rallies cannot be organized, and those public outreach has limitations. So considering many cases which we have heard about in different countries, how other countries influence, you can say, voters' mindset through social media by manipulation of social media and digital media. So how do you see, and what are the precautions taken, and what needs to be, you can say, taken to make and to ensure that the digital media or the social media do not influence the election outcome? This is a very serious concern internationally to all democracies, and in fact there were allegations that one of the most developed democracies presidential election was affected by this. Big data firms, profiling of voters, targeted communication, all these are real, and Election Commission is seized of all these issues and have started working to regulate, to control these things since 2017. And I think a lot of work has been done in this direction. Like I told earlier that social media platforms, उनके सारे हेड्स को बुला के उनसे अंडरटेकिंग ली गई कि आप तुरंत कोई भी मटेरियल इस तरह का होगा या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन होगा तो आप तुरंत उसको हटा देंगे। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड करने की सीमा तय कर दी गई कि 5 से ज़्यादा आप फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। बहुत सी चीज़ें हुई हैं और इलेक्शन कमीशन इस बारे में लगातार काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस पर सतत काम करना होगा क्योंकि ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस दिशा में सतत जागरूक रहना होगा और काम करते रहना होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका आभार। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ हैंड्स हैं रेज, लेकिन आपने बहुत समय दिया, आपका हम बहुत आभार करते हैं भारत नीति प्रतिष्ठान की तरफ से, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से, और आप सारे पार्टिसिपेंट्स ने पूरे धैर्यपूर्वक सुना और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। आप सबका भी आभार।